रात के करीबन 11 बजे अंधेरे कमरे में बड़े से बिस्तर पर बेहद ही खूबसूरत लड़की बिना कपड़ों के बेजान सी पड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी भूरी चमकदार आंखें खुली हुई थी और बस आंसू के रेत उसके एक आंख से निकल दूसरी आंखों पर जा थम जा रहा था और उसके गोरे बदन पर चूमने के कई निशान बने थे। लड़की की आंखें बस उसके जज्बात को जाहिर कर रहा था। वो इस जिंदगी से आजाद होना चाहती थी या फिर मरना कबूल था उसे, पर वो यहाँ और नहीं रह सकती थी। वही कमरे के बड़े से खिड़की के पास खड़ा शख्स जिसका कद 6.3 था और उसकी आंखें दाग थी, उसने अपने पतले होंठ पर सिगरेट टिका रखा था। वो सिगरेट के कस लेते हुए बाहर की तरफ देखे जा रहा था। उसके बदन पर भी बस तौलिया लपेटा हुआ था। उसका डरावना ऑरा किसी के शरीर में भी झंझनाहट पैदा कर सकता था। वो दिखने में राजकुमार की तरह बेहद अट्रैक्टिव था, पर उसे देख ऐसा लगता जैसे वो नर्क का यमराज हो। उसने अपने सिगरेट को बुझा, बिस्तर पर पड़ी लड़की के पास अपने धीमे कदमों के साथ जाने लगा। आदमी का आता एक एक कदम सुन लड़की बिस्तर को अपने मुट्ठी में डर से पकड़े जा रही थी। आदमी उसके पास जा अपने एक उंगली को निकाल सेडक्टिवली उसके चेहरे पर फेरते हुए क्रूरता से बोला, ये रात अभी खत्म नहीं हुआ है। ये बोल वो उसके चेहरे के ठुड्डी को पकड़ उसके चेहरे को ऊपर कर उसके होंठों को देखा, जिसके होंठों पर आदमी के बार बार क्रूरता से चूमने की वजह से गुलाब जैसे कोमल होंठ पर रूखापन छा गया था। पर वो होंठ अब भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा था और उसके होठों का स्वाद चखने के लिए आदमी अब भी बेकरार था। उसने उसके होंठों पर अपने होंठ टिका क्रूरता से उसे चूमने लगा। होंठ अब भी इतना स्वादिष्ट था कि आदमी अपने होंठों को उससे दूर नहीं करना चाहता था। लड़की ने अपने दांत से आदमी के जीभ को काटने लगी, पर फिर भी आदमी उससे अपने होंठों को दूर नहीं किया। जब तक आदमी के जीभ से खून बाहर आ लड़की के मुंह में उसके खून का स्वाद नहीं चला गया, तब तक लड़की उसके जीभ को अपने दांतों से जकड़ी रही। पर जैसे ही आदमी के खून का स्वाद उसके मुंह में गया, लड़की अपना मुंह खोल दी। पर आदमी के चेहरे पर हल्का सा भी सिकन नहीं था। वो लड़की के जबड़े को कसके पकड़ कठोरता से बोला, तुम्हारे ऐसे करने से मेरा जानवरपन और भी अधिक बढ़ जाता है। लड़की अपने नजरों को आदमी के नजरों से मिला उदासी से बोल पड़ी, मैं ही क्यों? लड़की का सवाल सुन आदमी ने एक कोल्ड मुस्कान के साथ उसे देखते हुए उसके होंठों को सेडिक्टिवली अपने अंगूठे से फेरते हुए बोला, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें इतना खूबसूरत होना ही नहीं चाहिए था। अब इस खूबसूरती पर सिर्फ अरमान शेखावत का हक है। अरमान शेखावत, जो महज 8 साल के उम्र में ही अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बादशाह बन चुका था, पर अपने पहचान को उसने एक करोड़पति सेव के पीछे छिपा रखा था। वो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करता था। अब उसका उम्र 27 साल का हो चुका है। 2 साल पहले जन्माष्टमी में मथुरा के सबसे बड़े मंदिर में कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जा रहा था। रास्ते में बहुत भीड़ था। गाड़ियां पार होने का भी भीड़ के वजह से जगह नहीं मिल पा रहा था। तभी गुस्से में अरमान अपने कोल्डली आवाज में अपने असिस्टेंट से कहता है, इस भीड़ को खत्म करो। इतना बड़ा पर्व था, भीड़ को खत्म करना बेहद मुश्किल था। फिर भी अरमान का असिस्टेंट वंश कार से नीचे उतर सभी को साइड करने का कोशिश करने लगा। तभी पायल की छनकार ने अरमान का ध्यान आकर्षित कर लिया। भीड़ में भी सुनाई दे रहा छन छन की आवाज अरमान को बेहद सुकून दे रहा था। अरमान ने कार के आधे खुले खिड़की को पूरा खोल बाहर की तरफ देखा। लाल रंग का घेरेदार सलवार सूट पहने, अपने हाथों में फूलों से भरा बड़ा सा थाल पकड़े एक लड़की दौड़ते हुए अपने पायल को छन छन बजाए जाए जा रही थी। अरमान को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, पर उसके काले लंबे सुंदर बाल और गोरे कानों पर झुमके नजर आ रहे थे। अरमान कार से बाहर निकल उस लड़की की तरफ भीड़ को हटाते हुए जाने लगा। वो लड़की उसके मन में, वो उसकी तरफ आगे बढ़ा और तभी वो लड़की गायब हो गई। अरमान अपने नजर को इधर उधर कर देखने लगा। तभी गाना के साथ एक लड़की गाने की धुन में नृत्य करती हुई अरमान को नजर आई, जो है अलबेला मदन वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हरबाला। अरमान उस लड़की का चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसकी बेताबी उसके चेहरे को देखने के लिए बढ़ते जाने लगा। वही चारों तरफ से फूल बरस रहे थे और लड़की कृष के गाने में नृत्य कर रही थी। ये लाइन जैसे ही हुआ, लड़की की सुंदर भूरी नैनन जिसमें काजल के धार खींचे गए थे अरमान को दिखा। गाने के आगे धुन के साथ अरमान को उसका पूरा चेहरा नजर आ गया। भूरी बड़ी बड़ी सुंदर कजरीली आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसा होंठ, सीधी छोटा प्यार नाक और नाक में नाथ्या पहना हुआ था उसने। वो दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि अरमान की आंखें झपकना ही बंद हो गई। वो उसे एकटक देखने लगा। तभी अरमान का असिस्टेंट उसके पास आ बोला, सर, रास्ता खाली हो चुका है, आप चल सकते हैं।
अरमान ने उसे अपने खा जाने वाले नजर से देखा, फिर आखिरी बार उस लड़की को देखा। पहली नजर में ही वो लड़की अरमान का दीवानापन बन चुकी थी। वो उसे अपना बनाने का जुनून सर पर सवार कर अपनी कार की तरफ बढ़ गया, फिर कार के अंदर जा बैठ उस लड़की की खूबसूरती को अपनी आंखों में बसाए याद करने लगा। अब आगे बेजान पड़ी लड़की के होंठों को अरमान बड़े कठोरता से चूमे जा रहा था। अरमान के चूमने से उस लड़की के आंखों से आंसू गिरने लगा, पर अरमान को उसके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो बस उस लड़की के एक एक हिस्से को अपने हवस का शिकार बनाना चाहता था। उसने उसके होंठ चूमते हुए उसके गर्दन पर ले जा चूमने लगा, फिर उसके कानों के पास चूमते हुए जा अपने कोल्ड डरा देने वाले आवाज में बोला, इस जिंदगी में खुश रहने की आदत डाल लो, यही तुम्हारी जिंदगी है। इतना कहने के बाद वो उसके कानों के करीब हुआ और महसूस करने की कोशिश की। वही लड़की के आंखों से बहता आंसू उसे अपने अतीत में ले गया। 1 साल पहले जब उसकी पहली मुलाकात अरमान शेखावत से हुआ था। दौड़ते हुए अपने 2 दोस्तों के साथ वो लड़की बिना ये ध्यान दिए कि उसके बाबा के सामने कोई बैठा है, लड़की अपने दोनों दोस्तों के साथ अपने बाबा के पास जाने लगी। वही पायल की छनकार से अरमान का ध्यान उस लड़की की तरफ आकर्षित हो गया। वही लड़की की दोनों दोस्त सामने बैठे अरमान को देखे जा रही थी, पर लड़की अपने बाबा के पास आ अपने हाथ को पीछे रखी अपने बचकाने मधुर स्वर में बोली, बाबा हमारा रिजल्ट आ गया है। मथुरा के सबसे बड़े ब्राह्मण आनंद अग्निहोत्री अपनी बेटी की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोले, देखिए जरा हमारी मीरा कितने अंक लाई है। अपने बाबा के बातों को सुन मीरा मुस्कुराते हुए बोली, पहले वादा करिए बाबा, हमारे अंक देख आप हमें पार्टी करने के लिए पैसे देंगे। वही सामने बैठा अरमान लड़की की खूबसूरती के साथ साथ उसकी बचकानी हरकतों को बड़े प्यार से निहारे जा रहा था। आनंद जी मुस्कुराते हुए बोल पड़े, ठीक ठीक है, पर आपके दोनों सहेलियों का भी अंक अच्छा आना चाहिए। ये सुन मुस्कुराते हुए अपने अंक दिखा बोली, उनके 94% तो नहीं आए हैं बाबा, पर 80% दोनों के आए हैं। ये सुन आनंद आश्चर्य से बोल पड़ा, आपके दोनों दोस्त का 80%, ये कैसे हो सकता है। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, कैसे नहीं हो सकता, हम है तो हमारे से ही दोनों कॉपी की है। ये सुन आनंद अपनी बेटी को देख बोले, आप अपने दोस्तों को कॉपी करवाती, बदमाश। बाबा पैसे दो ना, तीनों ने अच्छे अंक लाए हैं, भले कैसे भी लाए हो। अपनी बेटी का बात सुन सामने रखे छड़ी को उठा बोले, कॉपी करवाती है और इतने गर्व से बोल भी रही है। ये सुन मीरा बोल पड़ी, कृष्ण जी भी तो ऐसे ही थे, तो उनकी भक्त भी तो ऐसी ही होगी ना। ये बोल मुस्कुराते हुए अपने बाबा के मार से बचने के लिए मीरा भागते हुए पीछे मुड़ बोली, मंदिर के दान पेटी से हम पैसे निकाल लेंगे। ये बोलते वक्त उसकी नजर अरमान के नजर से मिला, तो उससे देख एक प्यारी सी मुस्कान दे मीरा भाग गई। उसके दोनों दोस्त भी भाग गई। वही अरमान के चेहरे पर मुस्कान भर गया। बिस्तर पर जब अरमान अपना हवस पूरा कर रहा था, तभी अपने बीते दिन को याद कर अपने मन में ही मीरा बोल पड़ी, काश उस दिन हम उसके सामने आए ही नहीं होते। अरमान उसे अपनी बाहों में जबरदस्ती भरे हुए था। उसकी पकड़ मजबूत थी, जिससे मीरा को दर्द हो रहा था, लेकिन उसने बिना किसी भाव के दर्द को सहना जारी रखा। अरमान उसके बेहद करीब था और उसने कहा, क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे ऐसे रिएक्शन से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारे आखिरी सांस तक तुम सिर्फ अरमान शेखावत की हो। अरमान के बातों को सुन मीरा अपने मीठे आवाज में पर कड़वाहट से बोली, बहुत जल्द हम अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे। मीरा के बातों को सुन अरमान का आंख गुस्से से लाल हो गया। वो अभी नर्क के यमराज की तरह नजर आ रहा था। उसने अपनी पकड़ मीरा के जबड़े में मजबूत करते हुए बोला, जब तक अरमान ना चाहे उससे कोई दूर नहीं हो सकता है। तुम्हारी हर सांस पर अरमान शेखावत का हक है। ये बोलते हुए वो उससे कसके अपने बाहों में जकड़ लिया। ये पूरी रात अरमान के हवश में गुजरने लगी। आसमान में जब अंधकार हट पूरा आसमान उजाला हो गया, तो अरमान की बंद आंखें खुल गई। वही मीरा की आंखें अब भी खुली हुई थी। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था, पर अपने दर्द को मीरा जाहिर भी नहीं कर सकती थी। अरमान बिस्तर से उतर बाथरूम जा सावर ले बाहर आ अपने कपड़े पहन कमरे से बाहर निकल गया। वही मीरा अरमान के जाने के बाद किसी तरह बिस्तर से उठ शीशे के पास जा अपने बेजान हालत को देखी। उसका खिलता चेहरा मुरझा चुका था। उसके गुलाब जैसे होंठ रूखे हो चुके थे और उसके गोरे बदन के हर हिस्से पर अरमान का हवस मीरा को नजर आ रहा था। अपने आप को शीशे में देख वो बाथरूम जा बाथटब में अपने लिए नॉर्मल गर्म पानी भर उसके अंदर चली गई। दर्द से करहाते शरीर में मीरा को थोड़ा राहत सा मिला। उसने अपने आंखों को बंद कर लिया। तभी वो अरमान से मिले दूसरी मुलाकात को याद करने लगी। मीरा वैभव को देख चिल्लाते हुए बोली,
क्या रमेश का एक्सीडेंट हो गया है? वो अब कैसा है? ये सुन वैभव ने जवाब दे दिया, वो तो थोड़ा ठीक है मीरा, पर अब कृष्णा जी का रोल कौन करेगा? ये तो बहुत बड़ा दुविधा था मीरा के लिए। अपने बड़े से दुविधा को ले मीरा अपने बाबा के पास चली गई। मीरा के बाबा आनंद जी अरमान के साथ कुछ बातें कर रहे थे, तभी मीरा वहां अरमान की तरफ देख अपने हाथ जोड़ बोली, नमस्ते भैया। भैया सुन अरमान की आंखें गुस्से में लाल हो गया। वो उसे कठोरता से देखते हुए बोला, अरमान शेखावत नाम है मेरा। मीरा मुस्कुराते हुए ही बोली, नमस्ते अरमान भैया। अरमान उसे कोल्डली देखते हुए कठोरता से इस बार बोला, सिर्फ अरमान। तभी आनंद अरमान का बढ़ता गुस्सा देखते हुए मीरा का गुस्से से नाम ले पड़े, मीरा। तो मीरा अच्छे से प्यार से बोली, ठीक है अरमान जी, हम आपको भैया नहीं बुलाएंगे, पर आप बड़े हो। इतना कह मीरा अपने बाबा को देख अपना परेशानी बताने लगी, बाबा, रमेश का एक्सीडेंट हो गया है, अब हमारा कृष्ण कौन बनेगा? एक सरकास्टिक स्माइल के साथ अरमान बोल पड़ा, आपका कृष्ण में बन जाता हूँ। ये सुन आनंद जी हैरानी से बोल पड़े, पर अरमान जी आप कैसे? एक तो अरमान बहुत बड़ा बिजनेस टायकून था जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ऊपर से उसने इस मंदिर को बहुत बड़ा फंड दिया था कृष्ण लीला को आयोजित करने के लिए। इतने बड़े बिजनेसमैन को आनंद कृष्ण का रोल करने कैसे दे सकता है? तभी अरमान मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर अग्निहोत्री, मुझे खुशी होगा ये करके। ये सुन मीरा खुशी से उसके हाथ को पकड़ बोली, आप कृष्ण की तरह मोहक भी है। ये सुन अरमान के चेहरे पर हल्की मुस्कान छा गई। वही मीरा अपनी बात बोल उसके हाथ को पकड़े अपने साथ ले जाने लगी। वही अपनी बेटी की बचकानी हरकत को देख आनंद परेशान हो गया, पर अरमान ने खुद मंजूरी दी थी, इस वजह से आनंद को थोड़ा राहत था। मीरा के हाथों में अपना हाथ पकड़ा पा अरमान बहुत खुश था। उसके कठोर चेहरे पर उसका भाव तो नजर नहीं आ रहा था, पर अंदर से वो बहुत खुश था। मीरा उसे अपने साथ नाटक कर रहे मंडली के पास ले जा अरमान को सबका रोल उसे बताने लगी कि कौन कौन क्या रोल प्ले कर रहा है, पर मीरा के बातों को सुनने से ज्यादा अरमान का ध्यान मीरा के चेहरे को निहारने में था। वही अरमान को देखते ही सभी के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। पूरी इंडिया में सभी उसके नाम से कांपते, और ये मीरा उसे कृष्ण रासलीला में कृष्ण बनाने की बात कर रही थी। इस बात से सभी खामोश डरे सहमे से खड़े थे। अपने ख्यालों से बाहर आ बाथटब में डूबी मीरा का आंख खुल गया। वो एक गहरी सांस लेते हुए खुद से ही बोली, काश हम उस वक्त को बदल पाते। इतना कहते ही मीरा के आंखों से आंसू गिरने लगा। वो अपने बहते आंसू को पोंछते हुए अपने प्यारे आवाज में धीमे से शिकायत के लहजे में बोली, कृष्ण जी, हमने आपसे कभी आप जैसा कोई नहीं मांगा, पर आपने हमारे जिंदगी में किसी रावण का नाम क्यों लिख दिया? राम सा कोई भी तो आप लिख सकते थे। ये कह बाथटब से बाहर निकल अपने शरीर में तौलिया लपेट अपने धीमे कदमों के साथ चलते हुए बाथरूम से बाहर जाने लगी। बाहर आने के बाद मीरा ने लाल रंग का घेरेदार सूट पहन लिया। लाल रंग भड़कीला होता है, पर मीरा पर वो रंग बिल्कुल भी भड़कीला नहीं लग रहा था। वो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह बहुत आकर्षित नजर आ रही थी। मेंशन का सेकंड फ्लोर पूरा कपड़ा से भरा हुआ था। वहां पर ऐसे लोग थे जिसे अरमान ने अपने अलमारी सामान और बैग के साथ रखने के लिए काम पर रखा था, सिर्फ मीरा के लिए। पर मीरा इनमें से कभी किसी चीजों को नहीं छूती थी। अपने वही साधारण से कपड़े पहन कर रहती जो अपने साथ लेकर वो आई थी। आज भी उसने अपने ही कपड़े पहन रखे थे, पर अपने आम कपड़े में भी वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी। उसने अपने गीले बालों को बिना सुखाए कमरे से बाहर चली गई। अरमान ने उसके जिंदगी में सीमा रेखा खींच रखा था। वो इस सोने पिंजरे से बाहर कदम नहीं रख सकती थी। यहाँ तक कि गार्डन में भी जाना उसका मना था। मीरा हॉल के दूसरे साइड जा जमीन पर अपने शरीर को दीवार से टिका बैठ बाहर के नजारे को देखने लगी। यहाँ से मेंशन का गार्डन मीरा को साफ नजर आता। मीरा के वहां बैठते ही दो गार्ड आ खड़े हो गए। अरमान ने मेंशन के गार्ड सर्वेंट सभी को ऑर्डर दे रखा था कि मीरा के कमरे के बाहर आते ही मेंशन के हर कौन में मीरा जहां जहां भी जाए उसके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। मीरा गार्ड की तरफ बिल्कुल ध्यान ना देते हुए बाहर के नजारे को देखने लगी। अरमान के मेंशन का गार्डन बहुत सुंदर था। महंगा प्लांटेशन किया गया था, साथ ही वहां छोटा सा तालाब भी था जिसमें छोटे छोटे चिड़िया आ पानी पीते और उड़ते हुए चले जाते। पंछियों की उड़ान को देख मीरा धीरे से कही, हमारी उड़ान कब हमें नसीब होगी? तभी सर्वेंट उसके पास आ बोली, मैडम, खाना लग चुका है। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ही सर्वेंट की तरफ देखी। वो तो बस बाहर की तरफ देखी जा रही थी। मीरा का बर्ताव ऐसा ही था। मीरा के इग्नोरेंस से आखिर में फिर सर्वेंट घर के लैंडलाइन से अरमान को कॉल लगा दी।
उस वक्त अरमान अपने कंपनी के कुछ लीगल एडवाइजर और फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ अपने ऑफिस में मौजूद था, लेकिन जैसे ही उसके फोन में घर के लैंडलाइन से कॉल आया तो उसने कॉल रिसीव कर लिया। हालांकि अरमान कभी काम के वक्त किसी का कॉल अटेंड नहीं करता, अगर उसने कॉल अटेंड किया है तो जरूर कुछ इम्पोर्टेंट होगा। सभी शांत हो गए, वही अरमान ने बस एक शब्द कहा, बोलो। सर, मैडम खाना नहीं खा रही है। अरमान की आंखें खूंखार हो गया था। वो अभी शैतान की तरह डरावना नजर आ रहा था। अरमान के चेहरे पर आते बदलाव को देख सभी के माथे से पसीना आने लगा। अरमान कुछ न कह फोन कट कर लेदर के बने चेयर से उठ गया। अरमान के उठते ही सभी खड़े हो गए। अरमान अपने ऑफिस रूम से जाने लगा। अभी अभी तो सभी आए थे पर अरमान के उठते ही सब खत्म हो गया। किसी के पास अरमान को रोकने का हिम्मत नहीं था, खासकर जब वो गुस्से में हो तो। अरमान कंपनी से बाहर निकल अपने कार के पास जैसे ही गया, अरमान का ड्राइवर देवा जल्दी से कार का दरवाजा खोल दिया। तो अरमान पीछे की सीट में जा सेटल हो गया। अरमान के कार के अंदर बैठते ही देवा ने कार का दरवाजा बंद कर खुद फिर जल्दी से ड्राइविंग सीट पर जा बैठ गया। वो कार स्टार्ट करने ही जा रहा था तभी अरमान का कठोर आवाज उसे सुनाई दिया, 5 मिनट। अरमान के बातों को समझना बहुत मुश्किल था, पर जो अरमान के साथ सालों से काम कर रहे हैं उसे अरमान का बात समझ आने लगा था। एएस मल्टीनेशनल कंपनी से शेखावत मेंशन आधे घंटे के दूरी पर था, पर अरमान इस दूरी को 5 मिनट में ही पूरी करने को कह रहा था। देवा, यस सर, बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसने कार का गियर चेंज कर कार आगे बढ़ा दिया। कुछ देर में कार हवा से बातें करते हुए धुएं का बड़ा सा छल्ला पीछे छोड़ते हुए आगे तेजी से बढ़ने लगा। रास्ते में कई गाड़ियां चल रही थी पर फिर भी देवा कार को फुल स्पीड में भगाए जा रहा था। आधे घंटे का ये सफर 5 मिनट में ही देवा ने पूरा कर दिया। कार शेखावत मेंशन के अंदर ले जा रोक दिया। गार्ड ने अरमान के बाहर आने के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। अरमान कार से बाहर आ मेंशन के अंदर जा हमेशा की तरह मीरा को दीवार से टिकलॉन के पास बैठा देखा। ठीक से ना खाने पीने की वजह से मीरा बहुत कमजोर पड़ चुकी थी। अरमान उसके तरफ बढ़ने लगा। मीरा को अरमान के जूते की आवाज सुनाई दे रही थी पर मीरा उसके तरफ एक बार भी अपने चेहरे को मोड़ नहीं देखी। तभी अरमान उसके पास जा अपने एक पैर के घुटने को जमीन पर टिका, अपने दूसरे पैर एक तलवे को जमीन पर रख बस अपने पैर को मोड़ मीरा के पास बैठ उसके चेहरे के थूनी को पकड़ अपने तरफ किया। मीरा अपनी नजरों को ऊपर कर अरमान के नजरों से मिलाई। अरमान अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोला, ये सब तुम क्यों करती हो? तुम्हें पता है अरमान, शेखावत को ऑफेंड करने का मतलब है अपने आप को नुकसान पहुंचाना। तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, मेरे हिसाब से रहो, सब कुछ मिलेगा, नहीं तो मजबूरन मुझे दिखाना होगा असली अरमान शेखावत क्या है। मीरा को उसके धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अरमान उसे अपने बाहों में उठा डाइनिंग हॉल के पास ले गया। डाइनिंग हॉल में पहले से ही कई सर्वेंट खड़े थे। जैसे ही अरमान मीरा को अपने गोद में उठा कर ले आया तो एक सर्वेंट ने चेयर खिसका दिया, तो अरमान मीरा को अपने गोद में ही लिए बैठ गया। सर्वेंट ने जल्दी से खाना सर्व कर दिया। खाना बनाने के लिए मेंशन में सेफ रखे गए थे जो 5 स्टार की तरह खाना बनाते थे। बड़े से डाइनिंग टेबल पर खाने का ढेर सारा वेराइटीज लग गया। अरमान फोक उठा, बेबी कॉर्न को फोक में फंसा मीरा के होंठों के करीब लाया पर मीरा अपने मुंह को खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरमान ने अपने कोल्ड आवाज में तिरछी स्माइल देते हुए कहा, लगता है तुम्हें अपने बाबा से प्यार नहीं है। अरमान के कहे बातों को सुन उसने अपना मुंह खोल खाने को अपने मुंह में भर रोते हुए चबाने लगी। खाना खाते हुए ही वो उस वक्त को याद करने लगी। बाबा, बाबा, बाबा कहाँ है आप? पूरे घर में मीरा ने अपने बाबा को छान मार लिया पर मीरा के बाबा आनंद जी मीरा को कहीं दिखाई नहीं दिए। मीरा परेशान हो अपने बाबा को ढूंढते हुए घर के पीछे साइड चली गई। तभी आगे का नजारा देख वो हैरान रह गई। आनंद जी जमीन पर गिरे थे, उनका शरीर छटपटा रहा था। आगे का दृश्य देख मीरा भागते हुए अपने बाबा के पास जा जमीन पर बैठ रोते हुए बोलने लगी, बाबा बाबा, क्या हुआ है आपको? तभी उसे सामने पतला लंबा लड़का नजर आया। वो और कोई नहीं अरमान शेखावत था। मीरा अपने नम आंखों से अपने चेहरे को उठा अरमान की तरफ देखते हुए विनती की, हमारे बाबा को क्या हुआ है, इन्हीं हॉस्पिटल ले चलिए प्लीज। अरमान के चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गया। अरमान ने मीरा का हाथ पकड़ उसे खड़ा कर अपने बाहों में खींच जकड़ते हुए बोला, अपने बाबा को बचाना चाहती हो? अरमान के सवाल का जवाब मीरा अपने सिर को झट से हाँ में हिलाते हुए दे दी तो अरमान अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान ला। मीरा के आंखों से बह रहे आंसू को अपने अंगूठे से पोंछ बोला, टेबल पर पेपर जो रखा है उसमें अपने सिग्नेचर कर दो, फिर मैं तुम्हारे बाबा को हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा।
बिना कुछ सोचे पड़े मीरा ने उस पेपर को साइन कर दिया। वो पेपर के साइन करते ही मीरा की उड़ान अब अरमान शेखावत के हाथ में आ चुका था। पेपर साइन होते ही अरमान के होंठों पर सरकास्टिक स्माइल आ गया। अरमान वंश की तरफ देखा तो वंश जल्दी से आनंद जी को हॉस्पिटल ले जाने लगा। वहीं मीरा भी उसके पीछे भागने को हुई, पर अरमान उसके हाथ को पकड़ अपने बाहों में खींच बोला, तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा, पर अब तुम्हारा किस्मत अपने किस्मत से जोड़कर रहूंगा। मीरा हैरानी से अरमान को देखने लगी तो अरमान उसके गालों पर अपने हाथ को सेडिक्टिवली फेरते हुए बोला, मैं तो तुम्हारे बाबा को मनाने आया था कि वो तुम्हें मेरा बना दे, पर उन्होंने कहा कि मेरा किस्मत तुमसे नहीं जुड़ा है, पर मैं अपना किस्मत खुद लिखता हूँ। वो दिन और अरमान का कहा बात याद करते ही मीरा खाते हुए सिसक सिसक कर रोने लगी। मीरा के खूबसूरत आंखों से बहता आंसू मोती के समान था। अरमान उसके बहते आंसू को देखने के बावजूद उसका दिल कभी पिघलता नहीं, पत्थर का दिल कभी पिघलता भी नहीं है। वो बस उसे खाना खिलाता रहा, पर वहां खड़े सर्वेंट गार्ड्स के दिल में दर्द महसूस होने लगा। मीरा को रोता हुआ देखकर, मीरा अभी बच्ची थी जिस एज में उसे पढ़ाई करना चाहिए, अपने जिंदगी को जीना चाहिए, उस एज में ही अरमान ने उसका सब कुछ छीन लिया था, उसके बाबा को भी उससे दूर कर दिया। खाना खत्म हो गया तो अरमान स्पून प्लेट में रख मीरा के होंठों पर लगे जूठे को टिश्यू पेपर से साफ कर दिया, फिर अपने बाहों में ही उठा कमरे में ले गया। कमरे में ले जा उसे बिस्तर पर रख दिया, फिर उसके बहते आंसू को अपने अंगूठे से पोंछ अपने कठोर आवाज में बोला, जितने आंसू बहाओगी उतना ही दर्द मिलेगा। ये बोल अरमान का नजर उसके कांपते होंठों पर चला गया। मीरा के होंठों को देखते ही अरमान का जानवर बाहर आने लगता था। वो अपने आंखों को बंद कर अपने आप को शांत करने का कोशिश करने लगा। उसे पता था एक बार वो मीरा के होंठों को चूम लिया तो उसका भूख बढ़ने लगेगा, और मीरा का शरीर बहुत कमजोर है। अरमान नहीं चाहता कि उसकी मीरा को कुछ भी हो। उसने अपने आंखों को धीरे से खोल खड़ा हो बिना मीरा के तरफ दोबारा देखे कमरे से बाहर चला गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात के 8 बज चुके थे। अरमान बार के वीआईपी रूम में बड़े से सोफे पर किंग की तरह बैठा था। उसके सामने कुछ लोग खड़े थे और उसके अपोजिट साइड सादे रंग का महंगा थरी पीस पहने 30 साल का आदमी बैठा था, जिसने अपने होंठों पर सिगरेट टिका कर रखा था और अरमान से बातें करते हुए लंबे लंबे कस ले रहा था। दूसरी तरफ अरमान एलिगेंट तरीके से वाइन के ग्लास को पकड़े उसके सिप लेते हुए शांति से सुन रहा था। बात खत्म हुआ तो अरमान खड़ा हो गया। अरमान को खड़ा होता देख आदमी जल्दी से खड़ा हो अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, पर अरमान उसे इग्नोर करता हुआ वीआईपी रूम से बाहर चला गया। अरमान के ऐसा करने से आदमी ने गुस्से से अपना दांत पीसते हुए कठोरता से बोला, कोई तो कमजोरी होगा ही तुम्हारा अरमान शेखावत। एक बार मेरे हाथ लग जाए फिर मैं तुम्हें रौंद कर नहीं रख दिया तो मेरा नाम भी रंजन वालिया नहीं। दूसरी तरफ अरमान जैसे ही अपने महंगे मर्सिडीज कार के पास गया तो देवा ने जल्दी से अरमान के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। अरमान कार के अंदर जा सेटल हो गया तो देवा कार का दरवाजा बंद कर ड्राइविंग सीट पर जा सेटल हो। उसने कार का गियर चेंज कर कार आगे बढ़ा दिया। कुछ देर में कार हवा से बातें करते हुए धुएं का बड़ा सा छल्ला पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। अरमान का नजर विंडो से बाहर था। वो बड़े ध्यान से गाड़ियों को चलते हुए देख अपने ख्यालों में कहीं गुम सा हो गया। कृष्ण रासलीला की शुरुआत हो गई थी। अरमान को ज्यादा कुछ नहीं करना था। कृष्ण रासलीला का शुरुआत जैसे ही हुआ सभी तालियां बजाने लगे। जैसे ही गाने का धुन शुरू हुआ सभी का नजर आज मीरा और अरमान पर ही जा टिका था। सच में दोनों साथ में कृष्ण राधा ही लग रहे थे। अरमान का मोहक चेहरा और मीरा की खूबसूरती सभी के आंखों में बस गया। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे। मीरा के डांस को पूरा मथुरा देख रहा था। जब अरमान का इस बात पर नजर गया तो अरमान के दिल में आग जलने लगा। उसका दिल कर रहा था वो अपनी मीरा को खुद में बसा पूरा मथुरा जला दे और सभी को रख कर दे, पर वो अपने इमेज का सभी के सामने बहुत ख्याल रखता था। उसने अपने गुस्से को बेकाबू होने से रोक डांस के स्टेप को अपने स्टेप में बदल दिया। उसने मीरा को अपने बाहों में खींचा और बस स्टेज में दोनों ही नजर आने लगे। दोनों एक दूसरे के नजरों में कहीं गुम से हो गए। वही अरमान मीरा को अपने हिसाब से डांस करवा रहा था। पहली बार उस दिन अरमान मीरा के जिस्म से आ रही हल्की हल्की चंदन की खुशबू को इतने करीब से महसूस कर रहा था। उसके करीब आते ही अरमान के तन बदन में आग सा लगने लगा। उसका दिल कर रहा था वो मीरा को अपने साथ सभी के नजरों से दूर ले जा, खुद में बसा ले और पूरी रात अपने बढ़ते प्यास को बुझा ले। अरमान अपने ख्यालों से बाहर आ गया। मीरा का ख्याल आते ही उसके जिस्म में आग सा जलने लगता और ये आग बस मीरा ही शांत कर सकती थी।
कुछ वक्त के बाद कार बड़े से बंगलो के अंदर जा रुका। गार्ड दौड़ते हुए कार का दरवाजा खोल दिया तो अरमान कार से नीचे उतर अपने बंगलो के अंदर जाने लगा। अरमान अपने बंगलो के अंदर जा सीधे अपने कमरे की तरफ चला गया। अरमान ने कमरे का दरवाजा खोला। हमेशा की तरह कमरे का लाइट ऑफ था और मीरा खिड़की के पास जमीन में दीवार से अपना सिर टिका बैठी थी। अंधेरे में अरमान को कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसके गोरे त्वचा के अलावा वो कमरे के अंदर अपना कदम रख दरवाजे को बंद कर कमरे का लाइट जला मीरा की तरफ जैसे ही देखा वो अवाक रह गया। वो जल्दी से भागते हुए मीरा के पास जा उसके नश कटे हुए हाथ को देख झट से अपना टाई गले से निकाल मीरा के हाथ में बांध उसे अपने बाहों में उठा भागते हुए कमरे से बाहर जाने लगा। मीरा ने अपने हाथ के नश को काट लिया था और उसके हाथों से इतना खून बह चुका था कि वो बेहोश हो गई थी, पर अब भी वो जिंदा थी। बड़े से बंगलो के बाहर जैसे ही अरमान मीरा को अपने गोद में ले गया तो देवा अरमान के लिए कार का दरवाजा खोल दिया। अरमान मीरा के साथ कार के पीछे वाले शीट में सेटल हो गुस्से में कसके चिल्लाते हुए बोला, जल्दी करो। अरमान के भावहीन चेहरे पर पहली बार देवा को कोई भाव नजर आ रहा था। वो जल्दी से ड्राइविंग शीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर गियर चेंज कर दिया। फिर कार तेज रफ्तार के साथ धुएं का बड़ा सा छल्ला छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल आते ही अरमान कार का दरवाजा खोल अपनी मीरा को बाहों में उठाए भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। ये हॉस्पिटल भी अरमान शेखावत का था। अरमान हॉस्पिटल के अंदर मीरा को ले जैसे ही आया सभी डॉक्टर अरमान के आने का खबर सुन कतार से लाइन में लग गए। अरमान वार्ड के अंदर गया तो डॉक्टर अंजलि अंदर आ मीरा को देखने लगी। अरमान वही खड़ा था जिस कारण अंजलि को अपने शरीर में ठंडक महसूस कर रही थी। तभी अरमान गुस्से में चीखते हुए बोला, अगर मेरी मीरा को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अरमान के धमकी से अंजलि और भी अधिक घबरा गई, पर वो गहरी सांस ले मीरा के हाथ पर पहले बैंडेज की फिर अपने सहमे हुए आवाज में बोली, सर मीरा जी का बहुत ब्लड लॉस हो चुका है, हमें फौरन A+ ब्लड ग्रुप चाहिए होगा। हॉस्पिटल में ये ब्लड अभी अवेलेबल नहीं है। अंजलि के बातों को सुन अरमान अपने कोल्ड नजरों से अंजलि के तरफ देख बोला, मेरा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, जितना खून चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी मीरा को कुछ नहीं होना चाहिए। अंजलि ने बस सर हाँ में हिला दिया। फिर जल्दी से सारा इंतजाम कर मीरा को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर मीरा के सामने रखे बेड पर अंजलि अरमान को लेटने बोल दी। अरमान बेड पर जा लेट गया तो अंजलि सारी तैयारियां करने लगी खून चढ़ाने का। वही अरमान बिस्तर पर लेटे लेटे मीरा की तरफ देखते हुए अपने मन में ही बोला, तुम्हारी जिंदगी अरमान शेखावत के हाथों में है, तुम्हें मैं कभी कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ वक्त के बाद खून अरमान के शरीर से निकाल मीरा के शरीर में डाला जाने लगा। कुछ वक्त बाद खून चढ़ाना हो गया तो अरमान खड़ा होने को था, तभी अंजलि झट से बोल पड़ी, सर आपके बॉडी से अभी 400 मिलीलीटर खून निकाला गया है, आप प्लीज रास्ट करिए, मैं आपके लिए जूस लाने को कहती हूँ। अंजलि के बातों को सुन अपने कोल्ड आवाज में अरमान ने कहा, इसका जरूरत नहीं है, मेरी मीरा को जल्दी होश में लाओ। ये बोल अरमान मीरा के सामने ही बैठ गया। ये देख अंजलि अपने मन में ही बोली, क्या ये लड़की पागल है जो सुसाइड करने गई है? अरमान शेखावत के साथ रहना हर लड़की का सपना है, काश इस लड़की के जगह अरमान ने मुझे चुना होता। ये बोल वो खड़ी हो एक तक अरमान को देखने लगी तो अरमान अपने कोल्ड नजरों से उसे घूर कर देखते हुए कठोरता से बोला, कब तक होश आएगा इसे? अंजलि घबराते हुए ही जवाब दी, सर 1-2 घंटा लग सकता है। अंजलि के बातों को सुन अरमान मीरा की तरफ देखते हुए ही बोला, मैं 1 घंटे में आता हूँ, यही मीरा के पास रहना। ये बोल अरमान बिना जवाब सुनने चला गया। हॉस्पिटल के बाहर जैसे ही अपने कार के पास गया तो देवा कार का दरवाजा खोल दिया। अरमान कार के पीछे सीट में सेटल जैसे ही हुआ, देवा कार का दरवाजा बंद कर ड्राइविंग सीट में जा कार स्टार्ट कर दिया। अरमान ने अपने असिस्टेंट वंश को कॉल लगा अपने खतरनाक आवाज में बोला, सभी सर्वेंट गार्ड्स को हॉल में आने बोलो। ये बोल अरमान ने कॉल कट कर दिया। कुछ ही वक्त में कार बंगलो के अंदर जा रुका तो गार्ड दरवाजा खोलने ही वाले थे, पर गुस्से में अरमान कार का दरवाजा खोल मेंशन के अंदर जाने लगा। अरमान का गुस्सा देख सभी कांप रहे थे। अरमान मेंशन के अंदर जैसे ही आया सभी सर्वेंट गार्ड डर से कांपने लगे। अरमान सभी के तरफ अपने कोल्ड नजरों से देखा, फिर सोफे पर जा क्रूर राजा की तरह बैठ अपने आस्तीन को उठा अपने सख्त आवाज में पूछा, जब मैंने सभी को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि मेरे कमरे में एक भी नोखिला चीज नहीं होना चाहिए, तो फिर मेरे कमरे में नाइफ कैसे आया? किसी के मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहा था तो अपने कोल्ड नजरों से सभी के तरफ देखते हुए अरमान अपने डरावने आवाज में बोला, लगता है सभी अपना मौत चाहते हैं। अरमान के बातों को सुन घर की एक सर्वेंट बोल पड़ी, सर आखिरी बार सीमा गई थी मैडम के कमरे में।
ये सुन अरमान अपने कोल्ड नजर से बाकी सभी सर्वेंट गार्ड को जाने का इशारा कर दिया। वही सीमा का डर से हालत खराब होने लगा। वो डर से घबराते हुए बोलने लगी, सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस उनके लिए फल लेकर गई थी। आज वो बिल्कुल भी नहीं रो रही थी और जो फल में काट के दे रही थी वो भी आराम से खाती जा रही थी। तो मैंने उनसे कहा था आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगी। ये कह वो मेरे हाथ से चाकू ले खुद काटते हुए फल को खाए जा रही होती है और मुझे अपने बारे में बताने लगी। फिर ये सुन अरमान अपने हाथ के मुट्ठी को बांध गुस्से में पूछा, फिर क्या? अरमान का आंख गुस्से में लाल हो गया था। इस वक्त अरमान नर्क के यमराज की तरह लग रहा था। सीमा डर से कांपते हुए बोली, फिर मैडम ने मुझे चाय बनाने को कहा, उन्हें ठीक देख। इससे आगे अरमान कुछ ना सुन कठोरता से वंश को बोल पड़ा, नाइफ लेकर आओ। अरमान का बात सुनते ही सीमा हैरानी से अपने आंखों को बड़ा बड़ा कर अरमान के एक तक देखने लगी। जब वंश ने नाइफ ले आया तो सोफे पर आराम से पीछे सिर टिका अपने आंखों को बंद कर ऑर्डर दिया, जो दर्द मेरी मीरा को सहना पड़ रहा है वही दर्द इसे भी दो। वंश को समझ आ गया था उसे करना क्या है। वो सीमा के तरफ बढ़ने लगा तो सीमा अपने कदम पीछे की ही थी कि तभी उसे गार्ड्स ने पकड़ लिया। तो वंश उसका हाथ जैसे ही पकड़ा वो रोते हुए विनती करने लगी, सर प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज सर। अरमान ने कुछ नहीं कहा। वो ऐसे बैठा था जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। वंश ने सीमा के हाथ के नश को एक ही बार में नाइफ से काट गहरा निशान दिया। जैसे ही सीमा के हाथ का नश काटा गया वो दर्द से चिल्लाने लगी। उसके हाथ से खून जमीन पर गिरने लगे थे। तभी अरमान खड़ा हो सख्ती से ऑर्डर दिया, जब तक ये बेहोश ना हो जाए तब तक इसे हॉस्पिटल कोई नहीं लेकर जाएगा। ये बोल अरमान हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।